Welcome to our first lecture of structure analysis series. In this series, we will cover the concepts and method of structure analysis. So, let's start our first lecture. हमारे पहले लेक्चर के कुछ टॉपिक्स हैं. What is structures? What are different types of structures? What are different types of loads? अच्छा, स्ट्रक्चर्स में हम स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर होता क्या है, उसकी कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं और उस पर कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड्स अप्लाई होते हैं. इस तरह फिर हम अपना कम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाते जाएंगे और देखेंगे कि आगे इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस किस तरह किया जाता है और स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफॉर्मेशन किस तरह से प्रोड्यूस होती है और हम उनको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, स्ट्रक्चर. A structure refers to a system of connected parts used to support a load. सबसे पहले स्ट्रक्चर की क्या होता है कि हमारे पास स्ट्रक्चर जो है ना वो मुख्तलिफ पार्ट्स को या एलिमेंट्स को ज्वाइन करने से बनता है. ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स में हमारे पास टाई रॉड्स होते हैं जो कि टेंशन और कंप्रेशन के लिए बने होते हैं. इनमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इस तरह के एलिमेंट्स जिनमें हमारे पास बीम्स आ जाती हैं, कॉलम्स आ जाते हैं. तो ये सारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं. इनको कनेक्ट करने से जो सिस्टम बनता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर. Important examples related to civil engineering including buildings, bridges and towers. Once a preliminary design of structure is proposed. सबसे पहले क्या किया जाता है कि स्ट्रक्चर का एक डिज़ाइन प्रपोज किया जाता है. उस डिज़ाइन को प्रपोज करने के बाद चेक करना होता है कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. तो फिर उसके लिए क्या किया जाता है, हम उसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं. स्ट्रक्चर की हम स्टिफनेस चेक करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो सारे लोड्स को बेयर करने के काबिल है भी या नहीं. स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए हमारे पास कुछ आइडियलाइजेशंस होती हैं, कुछ बेसिक इक्वेशंस होती हैं जिनमें हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आ जाती हैं, जिनमें हमारे पास कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस आ जाती हैं, फोर्स डिफॉर्मेशन रिलेशन आ जाते हैं जो कि हम फर्दर इसमें स्टडी करने वाले हैं इंशाल्लाह. अच्छा, इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ तरह की लोडिंग्स कोड्स के ज़रिए से डिटरमिन की जाती हैं. जैसे कि आपके पास जब आप स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वहाँ पे हम लोड्स अप्लाई करते हैं थ्रू कोड्स के. जैसे अर्थक्वेक लोड होते हैं, विंड लोड होते हैं, डेड लोड होते हैं. और इसी तरह फिर फोर्सेस फाइंड की जाती है मेंबर के अंदर और डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया जाता है थ्रू स्ट्रक्चर एनालिसिस. और ये इस सब्जेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट है या बेसिक कोड है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स. कि मतलब हम स्ट्रक्चर्स को डिवाइड किस तरह से करते हैं. हमारे पास स्ट्रक्चर्स की टाइप्स कौन कौन होती है. तो स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. ट्रसेस होती हैं. अच्छा, ये जो अरेंज किए गए हैं ये अपने कम्प्लेक्सिटी ऑफ एनालिसिस के बेस पर किए गए. मतलब कि ट्रसेस को एनालिसिस करना सबसे आसान होगा. फिर केबल्स एंड आर्चेज हैं, फिर फ्रेम्स होते हैं, फिर शेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सबसे कम्प्लेक्स होते हैं इन केस के आप उनके अंदर फोर्सेस फाइंड करना चाहते हैं या डिफॉर्मेशन फाइंड करना चाहते हैं. फिर हमारे पास सबसे पहली टाइप है ट्रसेस. When the span of the structure is required to be large and its depth is not an important criterion for design, a truss may be selected. अच्छा, जब तो हमारे पास लिमिटेड डेप्थ हो तो फिर हम क्या करते हैं, बीम डिज़ाइन करते हैं. लेकिन हमारे पास जब डेप्थ लिमिटेड ना हो, यानी कि हमारे पास स्पेस का कोई मसला ना हो, तो फिर हम क्या करते हैं, वहाँ पे ट्रसेस डिज़ाइन करते हैं. ट्रसेस क्या करते हैं कि इनके ऊपर हम डेक बना देते हैं. जैसे ब्रिजेस वगैरह होते हैं तो डेक बना देते हैं, उससे लोड इनके जॉइंट्स पे ट्रांसफर होता है और ट्रसेस इन द फॉर्म ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन उसको रेजिस्ट कर देती हैं. और इसमें है कि ड्यू टू ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ इट्स मेंबर लोड दैट कैन कॉज एंटायर ट्रस टू बेंड आर कन्वर्टेड इनटू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स. जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जब लोड अप्लाई होता है तो ट्रसेस क्या करती हैं, उसको टेंशन और कंप्रेशन की फॉर्म में रेजिस्ट करने की कोशिश करती हैं. Because of this, one of the primary advantages of truss compared to beam is that it uses less material to support a given load. मतलब क्या है कि अगर आप बीम बना रहे हैं ना, तो let me draw something. अगर आप बीम बना रहे हैं तो आपको
ये ओवरऑल एरिया को कंक्रीट से फिल करना पड़ेगा। लेकिन आप ट्रसेस बना रहे हैं तो आप इस तरह ट्रसेस बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये बीच में इसके वैकेंट स्पेस है, मतलब कि आप यहाँ पे एक डेक बना सकते हैं जिसको ये ट्रस रेजिस्ट करेगी। इसका मतलब है कि ये बीम का कंप्लीटली एरिया ये फिल्ड है, लेकिन इस ट्रस का जो एरिया है ये अंदर से वैकेंट है, तो इसकी जस्ट ये वाली स्पेस है, मतलब कि आपने लेस मटेरियल यूज करके आपने अपना सिस्टम बना लिया या आपने अपना स्ट्रक्चर बना लिया। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है केबल्स एंड आर्चेस सिस्टम। तो केबल और आर्चेस सिस्टम जो होते हैं वो जो ट्रसेस की तरह टेंशन और कंप्रेशन की फॉर्म में लोड को रेजिस्ट करते हैं। जो केबल्स होती हैं ये फ्लेक्सिबल मेंबर्स होते हैं जैसे आपको पता है, और ये क्या करते हैं कि जब लोड अप्लाई होता है तो ये स्ट्रेच होके उसको क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, या किसी भी स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए ये केबल्स वगैरह यूज किए जाते हैं। ये जो भी लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस डिजाइन हो रहे होते हैं उनमें फिर हमारे पास केबल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्चेस सिस्टम है। तो आर्चेस सिस्टम जो होता है वो बिल्कुल रिवर्स सिस्टम होता है एज कम्पेयर टू केबल्स। केबल्स जो होती हैं वो टेंशन की फॉर्म में लोड को रेजिस्ट करती हैं, लेकिन जो आर्चेस होती हैं वो कंप्रेशन की फॉर्म में रेजिस्ट करती हैं। इनका रिवर्स कर्वेचर होता है। ड्रॉ द कर्वेचर ऑफ द ट्रसेस केबल्स। ये केबल इस तरह से रेजिस्ट करती हैं लोड को, और जो आर्चेज होती हैं वो इस तरह से बनी होती हैं, मीन के वो कंप्रेशन की फॉर्म में होती हैं। टॉप पैराबोलिक टाइप उनका कर्वेचर होता है जो कि कंप्रेशन वगैरह को रेजिस्ट करता है। अब जब आर्चेज आती हैं तो उनके अंदर क्या होता है कि उनको अपनी जगह पे होल्ड करने के लिए वहां पे सेकेंडरी शेयर और सेकेंडरी मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनको हमारे डिजाइन के अंदर कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। आर्चेज आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन ब्रिजेस स्ट्रक्चर। ये दोनों जो होते हैं वो केबल और आर्चेज सिस्टम, ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स को मोस्टली होल्ड करने के लिए अपनी पोजीशन पे होते हैं। इस वजह से जो आर्चेज होती हैं वो मोस्टली ब्रिजेस में यूज होती हैं, और जो केबल्स होती हैं वो ब्रिजेस में भी यूज होती हैं। इसके अलावा एक इनकी फेमस एग्जांपल है लीनिंग टावर ऑफ पीसा की, तो उसको भी होल्ड करने के लिए कुछ अर्से तक उन्होंने केबल सिस्टम अरेंज किया था उसके अंदर। नेक्स्ट इज फ्रेम्स। Frame are often used in building and are composed of beams and columns that are either pin or fixed in it. जब फ्रेम्स हमारे पास जो है ना बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड स्ट्रक्चर के टाइप हैं, और ये कंसिस्ट करते हैं बीम और कॉलम पे जिनको सपोर्ट्स के जरिए कनेक्ट किया गया होता है, और ये मोस्टली पिन या फिक्स कनेक्टेड होते हैं आपस के एक दूसरे के अंदर। अब जो फ्रेम्स होते हैं इनके अंदर हमारे पास तीन तरह के लोड्स या कह सकते हैं हमारे पास रिएक्शंस डेवलप होते हैं। जैसे बीम के अंदर हमारे पास मोमेंट्स और शेयर रेजिस्ट डेवलप होते हैं, जो कि और कॉलम्स के अंदर हमारे पास एक्सियल फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं। फ्रेम एक्सटेंड इन 2 और 3 डायमेंशंस। अच्छा, फ्रेम में फिर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास जो कि 2D प्लेन के अंदर होते हैं, और कुछ होते हैं जो हमारे पास 3D साइड पे भी एग्जिस्ट करते हैं। The loading on the frame causes bending of its member, and if a rigid joint connection, the structure is generally indeterminate from standpoint of analysis. तो मोस्टली हमारे पास जो फ्रेम्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ या बीम्स के साथ, वो रिजिड कनेक्शन होता है, और रिजिड कनेक्शन में 3 रिएक्शंस डेवलप होते हैं, मीन मोमेंट भी होता है, शेयर भी होता है और एक्सियल भी होता है। तो इस वजह से मोस्टली जो हमारे पास फ्रेम्स होते हैं वो इनडिटर्मिनेट्स होते हैं एनालिसिस के लिहाज से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, और उनको एनालिसिस के मेथड्स क्या होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ सच अ फ्रेम इज derived from the moment interaction between the beams and the column at the rigid joint. अच्छा, जो कॉलम और बीम या फ्रेम की ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है वो उन दोनों की जॉइंट्स पे बनती है, या दोनों की कनेक्शन की वजह से जो स्ट्रेंथ या स्टिफनेस डेवलप हो रही है वो डिसाइड करती है कि आपका फ्रेम की कितनी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं शेल या सरफेस स्ट्रक्चर्स। ये मोस्टली जो हमारे पास ग्राउंड्स होते हैं या सिनेमास वगैरह होते हैं उनके जो हॉल की छत होती है या रूफ होता है उसको कवर करने के लिए बनाए जाते हैं।
इनका ये होता है कि इनकी एक डायमेंशन, दो डायमेंशन जो है वो थर्ड डायमेंशन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो इनकी थिकनेस बहुत स्मॉल होती है और एज कम्पेयर टू इट्स लेंथ एंड विड्थ। तो ये हमारे पास रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के भी हो सकते हैं, ये हमारे पास फ्लेक्सिबल मटेरियल के भी हो सकते हैं। तो ये मोस्टली जो केबल और आर्च सिस्टम है उसकी तरह हमारे पास लोड्स को टेंशन और कंप्रेशन की फॉर्म में ही रेजिस्ट करते हैं। मोस्टली कंप्रेशन भी कंक्रीट के केस में कंप्रेशन आ जाती है, वरना ये टेंशन के केस में ही रेजिस्ट करते हैं। In spite of this, plate or shell structures are generally very difficult to analyze due to three-dimensional geometry of the structures. जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी कि जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, शेल स्ट्रक्चर्स, हमने इनको ऐसे अरेंज किया है जैसे कि इनकी एनालिसिस के कम्प्लेक्सिटी लेवल पे। तो मीन ट्रसेस सबसे आसान है, फिर उसके बाद हमारे पास केबल्स एंड आर्ची सिस्टम, फिर हमारे पास फ्रेम्स था, और फिर हमारे पास शेल स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये आगे इनकी एग्जांपल्स, ये हमारे पास ट्रस है, ये हमारे पास आर्च सिस्टम है, यहाँ से ये स्पॉटेड है, ये हमारे पास फ्रेम सिस्टम है, और ये देख सकते हैं आप कि ये 3D फ्रेम है। मीन इस डायरेक्शन में भी 2D के अंदर भी मूवमेंट हो रही है, और इस डायरेक्शन में भी ये एक्सटेंड हो रहा है। तो मीन इसका 3D फ्रेम है। और ये हमारे पास शेल स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं ये वाला, कि इसकी जो दो डायमेंशन है एज कम्पेयर टू इट्स थिकनेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इज हमारे पास लोड्स। लोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, क्योंकि लोड्स ही वो बेसिक रीजन है जिनको रेजिस्ट करने के लिए हम अपना स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। तो लोड की वेरिएशन की बेस पे हमारे स्ट्रक्चर की डायमेंशन, उसकी ज्योमेट्री, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्टिफनेस, सब चीजें मैटर करती हैं। Once the dimensional requirement for a structure have been defined, it becomes necessary to determine the loads of the structure must support. The load that can be applied to a structure are the following types. ये कुछ टाइप्स हैं लोड्स की, जिसमें हमारे पास डेड लोड आ जाता है, लाइव लोड आ जाता है, विंड लोड। डेड लोड हमारे पास स्ट्रक्चर का अपना वेट होता है, या उसके ऊपर अगर कोई परमानेंटली चीज इंस्टॉल है तो उनका वेट होता है। लाइव लोड जो उसके ऊपर फर्नीचर हो गया, या कुछ ह्यूमन मूव कर रहे हैं, या इस तरह से कोई चीजें जो भी उसके ऊपर मूव करती हैं, परमानेंटली इंस्टॉल नहीं है, तो उनका वेट लाइव लोड में आ जाता है। विंड लोड हमारे पास जो एयर अफेक्ट कर रही होती है स्ट्रक्चर को। अर्थक्वेक लोड की अगर डायनामिक मूवमेंट होती है ड्यू टू सीस्मिक एक्टिविटी। फिर हमारे पास इम्पैक्ट लोड आ जाता है कि अगर ये समहाउ कनेक्टेड है अर्थक्वेक लोड के साथ, कि किसी वजह से, या कोई अगर हमारे पास व्हीकल आके कोलाइड कर जाए, कोई हैवी व्हीकल, या कोई एयरप्लेन क्रैश हो जाए, या इस तरह से अगर कोई इम्पैक्ट लोड हो, बहुत शॉर्ट इंटरवल के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स लगी, वो इम्पैक्ट लोड के अंदर आ जाता है। स्नो लोड होता है कि कुछ जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे बर्फ़ की वजह से जो है ना स्ट्रक्चर्स के ऊपर कलेक्ट होती रहती है, और उसका एक डाउनवर्ड लोड टाइप क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम स्नो लोड में कंसिडर करते हैं। ये सारे लोड्स हम जो है ना अपने स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर कंसिडर करते हैं, ताकि उनके कोरिस्पॉन्डिंग हम अपना स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकें। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्ट्रक्चर की मुख्तलिफ टाइप, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, और उसके हिसाब से हम उनकी एग्जांपल्स भी करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मुख्तलिफ मेथड भी देखेंगे कि हम स्ट्रक्चर्स को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच।